यूपी ट्रिपल एस सी क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो उम्मीद करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो यहाँ पर आज यूपी ट्रिपल एस सी के तहत फॉरेस्ट गार्ड का यहाँ पर प्रैक्टिस सेट नंबर आज हम 6वां यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो चलिए यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं। और अगर चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए और यहाँ पर बेल आइकन प्रेस करते चलिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो भी आपको भर्तियों से रिलेटेड नोटिफिकेशन और क्लास से रिलेटेड आपकी जो है क्लासें कब आपकी चलती हैं, आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो यहाँ पर आपके सामने पहला प्रश्न है और यहाँ पे कह रहा है कि स्टॉकहोम में प्रथम बार पर्यावरण पर संगोष्ठी किस वर्ष प्रस्तावित की गई थी। तो स्टॉकहोम की बात करें तो स्टॉकहोम में पर्यावरण पर जो आपकी संगोष्ठी हुई थी वह आपकी 1968 में, कब 1968 में ये आपकी प्रस्तावित की गई थी। और वर्ष 1968 में ही संयुक्त राष्ट्र महासभा में उभरते हुए वैज्ञानिकों परमाणु का यहाँ पर उपयोग करते हुए पहली बार जलवायु परिवर्तन पर यहाँ पर चर्चा बनी थी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट होता है हमारा। आगे यहाँ पर दूसरा नंबर प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से यहाँ पर सम्मिलित करना है और नीचे कूट के माध्यम से उनको आपको जो है चयन करना है। तो इधर आपके सामने जैव मंडल भंडार है और इधर उनकी आपकी अवस्थिति दे रखी है। तो आपका नोकरेक दे रखा है। नोकरेक आपका कहाँ पर है, तो ए का यहाँ पर मेघालय हो जाएगा। आपका नोकरेक आपका मेघालय, इसकी स्थिति हो जाएगी। मानस की बात करें, मानस का आपका असम हो जाएगा। और आपका यहाँ पर दिहांग आपका दिवांग दे रखा है, इसका संबंध आपका अरुणाचल प्रदेश से हो जाएगा। एक आपका बचा अगस्त से मलाई, इसका संबंध आपको हो जाएगा केरल से। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी ये कूट हमारा जो है यहाँ पर सत्य हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। कह रहा झील पारिस्थितिकी में पोषक तत्वों के प्रचुरण की प्रक्रिया को कहते हैं। तो यहाँ पर बात करें तो आपका हो जाएगा यहाँ पर न्यूट्रिफिकेशन, क्या कहते हैं इसे, यूट्रोफिकेशन कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहाँ पर जल में अजैविक और जैविक पोषक तत्वों के सांद्रण में वृद्धि को आपको यूट्रोफिकेशन कहा जाता है। जल में पोषक तत्वों की जब आपकी अधिकता जीवों को प्रभावित करती है तो यह स्थिर जलाशय जैसे आपका तालाब हो गया और झीलें हो गए, यहाँ पर आपके होती है। फैक्ट्रियों में जो आपके अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं, वाहित जल और मलमूत्र आदि में कार्बनिक पदार्थ अधिक होते हैं जो जल में पहुंचकर जल की उत्पादकता को बढ़ा देती है। तो यहाँ पर यूट्रोफिकेशन हमारा तीसरे का सत्य हो जाएगा। आगे यहाँ पर चौथा नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय वन नीति को कब शुरू किया गया था। तो भारत में पहली बार राष्ट्रीय वन नीति की बात करें तो आपका 1894, कब आपकी 1894 को जो यहाँ पर जो है ब्रिटिश काल में जो आपकी घोषित की गई थी। आपकी ब्रिटिश काल की बात कर रहा है, ये आपकी ब्रिटिश काल की बात कर रहा है। उस समय आपकी 1894 में आपकी घोषित की गई थी। लेकिन जब आपकी स्वतंत्र अपना देश भारत स्वतंत्र हुआ तो राष्ट्रीय वन नीति वर्ष 1992 में आपकी जो है स्वतंत्रता के बाद वर्ष 1992 में आपका जो है राष्ट्रीय वन नीति लागू की गई। और कालांतर में आपकी जो द्वितीय वन नीति की वर्ष आपकी कालांतर में द्वितीय वन नीति के जो वर्ष अब आया वह आपका 1900 आपका यहाँ पर 88 में आया। तो यहाँ पर लागू हुआ या आया, ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पर राइट होता है। तो ब्रिटिश काल में आपका यहाँ पर 1894 में और स्वतंत्रता के बाद 1900 आपका 52 में, और यहाँ पर जो द्वितीय बार आया है 1900 आपका यहाँ पर 88 में। आइए आगे देखते हैं। कह रहा वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा विधि द्वारा किए गए कतिपय उपबंधों के अधीन होने के सिवाय निम्नलिखित में से कौन से प्राणी के शिकार नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पर कूट के माध्यम से उत्तर का चुनाव करना है आपको। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सबसे पहले बात करें तो घड़ियाल का, क्या घड़ियाल का शिकार करना आपके लिए यहाँ पर क्वेश्चन के हिसाब से सही है। तो यहाँ पर देखिए कह रहा कि शिकार नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पर आपका घड़ियाल का भी शिकार नहीं किया जा सकता है, भारतीय जंगली गधे का भी नहीं, और ना ही आपका जंगली भैंसे का, इनका किसी का भी शिकार नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हम राइट करेंगे। पहला, दूसरा, तीसरा यहाँ पर इनमें से आपका जो है सत्य हो जाएगा। यानी वन्य जीव सुरक्षा जो आपका 1972 में यह अधिनियम आया था, इसके अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा या विधि द्वारा किसी भी उपबंधों के अधीन होने के विषय में, जैसे घड़ियाल, भारतीय जंगली गधे और जंगली भैंसे, इन तीनों प्राणियों का शिकार नहीं किया जा सकता है। इस अधिनियम के अंतर्गत वन्य जीवों और पक्षियों के शिकार पर जो है नियंत्रण हेतु राष्ट्रीय पार्कों एवं वन्य जीव अभ्यारण्य की जो है स्थापना का प्रावधान यहाँ पर शामिल है। डी विकल्प यहाँ पर पहला, दूसरा, तीसरा यहाँ पर शामिल है। आइए आगे देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पर सुमिलित नहीं है। इधर राष्ट्रीय उद्यान है, उधर आपकी अवस्थिति दे रखी है। तो यहाँ पर अंशी राष्ट्रीय उद्यान दे रखा है। कौन सा, अंशी राष्ट्रीय उद्यान दे रखा है। तो अंशी राष्ट्रीय उद्यान का जो संबंध हो जाएगा वह आपका कर्नाटक से हो जाएगा।
तो कर्नाटक यहाँ पर सही हो जाएगा। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान ये आपका जो है मध्य प्रदेश में है, तो यहाँ पर सही है। फिर आपका भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान आपका यहाँ पर झारखंड दे रखा है, ये झारखंड ना होकर ये कहाँ पर हो जाएगा, ये उड़ीसा हो जाएगा। कहाँ पर, ये आपका उड़ीसा में हो जाएगा, ये आपका उड़ीसा में हो जाएगा। बाकी बीसन राष्ट्रीय उद्यान आपका त्रिपुरा में है, तो ये भी सत्य हो जाएगा। यहीं पर हमसे कह रहा है कौन सा सुमिलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर जो है सही सुमिलित नहीं है। आइए 7वां नंबर देखते हैं। कह रहा निम्नलिखित युग्मों पर आपको विचार करना है, निम्नलिखित युग्मों पर आपको विचार करना है 7वें नंबर प्रश्न में। तो यहाँ पर देखिए, एक बार हम ऑप्शन पहले बार देख लेते हैं, फिर हम जो है अपना जो है विकल्प देख लेते हैं, फिर हम जो है प्रश्न पे आते हैं। 7वां नंबर प्रश्न है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए आपका पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, या इसमें से डी कह रहा है इसमें से कोई नहीं। चलिए हम यहाँ पर देख लेते हैं 7वें नंबर प्रश्न में। तो यहाँ पर आपको विचार करना है। तो कह रहा है आपका नोकरेक जीवमंडल रिजर्व, नोकरेक जीवमंडल रिजर्व आपको कहाँ है, तो आपके गारो पहाड़ियों में। कहाँ पर, गारो पहाड़ियों में। लोकटक झील आपका कहाँ है, तो आपका यहाँ पर देखिए बरेल क्षेत्र दे रखा है, ये आपका बरेल क्षेत्र नहीं हो जाएगा। ये आपका कहाँ से हो जाएगा, तो ये आपका बरेल क्षेत्र नहीं होगा, ये आपका होगा मणिपुर हिल्स। कौन सा हो जाएगा, ये जो आपका हो जाएगा मणिपुर आपका हिल्स हो जाएगा। आपका नाप दफा राष्ट्रीय उद्यान, ये आपका डफला पहाड़ियाँ दे रखा है, ये भी नहीं होगा। ये हो जाएगा आपका मिसमी, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका मिसमी तथा आपका जो हो जाएगा पटकाई, पटकाई बुम पहाड़ियों का क्षेत्र का जो आपके मध्य हैं। तो यहाँ पर ए, यहाँ पर केवल आपका जो है ए, कौन सा, ए यहाँ पर सुमिलित है, बाकी आपका इनमें से कोई सही सुमिलित नहीं है। बाकी आइए ऑप्शन तो हम देख ही लेते हैं 7वें नंबर प्रश्न में। तो यहाँ पर आपका 7वां नंबर प्रश्न में, तो यहाँ पर केवल ए आपका यहाँ पर सुमिलित है, यानी केवल ऑप्शन नंबर पहला। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का उच्चतम तुगंता वाला चिड़ियाघर है। तो यहाँ पर बात करेंगे आपका देखिए पदजा, कौन सा, पदजा नायडू हिमालय प्राणी उद्यान। पदमजा कौन सा है, पदमजा है, ये आपका पदमजा है, पदमजा है नायडू हिमालय प्राणी उद्यान जो है यह पश्चिम बंगाल में है। कहाँ पर, ये आपके उद्यान दार्जिलिंग आपका पश्चिम बंगाल में है। और यह भारत का सबसे ऊंचा, लगभग आपका इसकी बात करें तो यहाँ पर ऊंचाई की बात करें तो ये आपका 7000 फीट, कितना, यहाँ पर 7000 फीट ये आपका है। और आपका 2150 मीटर, 2150 मीटर ये आपका चिड़ियाघर है। और ये विश्व का सबसे आपका उच्चतम तुगंत वाला चिड़ियाघर भी है। आइए आगे देखते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि कार्टाजेना शहर जो जैव सुरक्षा प्रोटोकॉल के लिए प्रसिद्ध है, कहाँ आपका स्थित है। तो आपका कार्टाजेना यहाँ पर बात करें, ये दक्षिण अमेरिका के कोलंबिया में आपका अवस्थित है। कहाँ पर, दक्षिण अमेरिका के कोलंबिया में जो है अवस्थित है। 29 जनवरी कब, तो बात करेंगे 29 जनवरी सन 2000 में, 29 जनवरी सन आपका 2000 में आपके हस्ताक्षरित आपके कार्टाजेना प्रोटोकॉल का उद्देश्य जीव जंतुओं और जैव प्रौद्योगिकी के माध्यम से आपके व्यवसायिक इस्तेमाल सुरक्षित तरीके से इसे करना था। यह प्रोटोकॉल आपका इस प्रोटोकॉल की बात करें तो 11 सितंबर सन 2003 से ये आपका प्रभाव में आपका आया था। आगे यहीं पर 10वां नंबर प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस आपका मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस हर साल आपको 29 जुलाई को मनाया जाता है। कब, 29 जुलाई को यहाँ पर मनाया जाता है। वर्ष 2010 में आपके रूस में हुए बाघ सम्मेलन में 29 जुलाई को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाने की यहाँ पर सहमति बनी थी। रूस में आपका एक सम्मेलन होता है और यहाँ पर जो है 29 जुलाई को यहाँ इस पर जो है सहमति बनी थी कि हर साल जो है आपका टाइगर दिवस आपका मनाया जाएगा। आइए आगे देखते हैं। और ये आपकी मीटिंग जो आपकी हुई थी सन 2000 आपका जो है 10 में हुई थी। और 2022 तक जो है बाघों की आबादी जो है यहाँ पर दोगुना करने का यहाँ पर जो है दोगुना करने का यहाँ पर जो है लक्ष्य रखा गया था। आगे अब यहाँ पर बढ़ेंगे और 11 नंबर में कह रहा भारत में अति सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र जिस राज्य में पाया जाता है वह है। तो यहाँ पर जनगणना एक रिपोर्ट आपकी जो है वन रिपोर्ट जो आपकी 2021 से आई थी, वन रिपोर्ट जो 2021 की आई थी, इसके अनुसार जो है सघन वनों का सर्वाधिक जो आपका राज्य है वो आपका अरुणाचल प्रदेश है। यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश है। और यहाँ पर जो है अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर क्षेत्रफल की बात करें तो यहाँ पर 210 और 58 ये आपका अरुणाचल प्रदेश का है। बाकी इससे नीचे ही सभी आपके मिलेंगे। जैसे महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ पर आपका
734, ये आपका क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में है। अब यहीं पर उड़ीसा की बात करें, उड़ीसा जो आपका है 7,213। अब यहीं पर मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर 666.5, इतना इसका जो है आपका क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में आपका फैला हुआ है। आगे कह रहा है वन अनुसंधान संस्था आपका कहाँ पर स्थित है। तो वन अनुसंधान संस्था की स्थापना जो आपकी हुई थी वह आपकी 1906 में हुई थी। और कहाँ पे, तो आपका देहरादून में। कहाँ पर, देहरादून में, देहरादून में हुई थी। और इस संस्था का नाम पूर्व में इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट था। और वर्ष 2006 में वन अनुसंधान संस्था के शताब्दी वर्ष के रूप में मनाया गया था। तो यहाँ पर जो है देहरादून हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए इस टाइम क्या है, नवरात्रि चल रहे हैं और हो सकता है आपके जो है बैकग्राउंड से हो सकता है म्यूजिक जो है आ सकती हो, क्योंकि जगह जगह माता के भजन चल रहे हैं। बस 2 दिन की दिक्कत है, उसके बाद जो है ख़त्म हो जाएगा नवरात्रा फिलहाल आज ही ख़त्म हो जाएगा। और कल आप जानते ही हैं कि कल आपका जो है गांधी जयंती है और साथ ही आपका दशहरा भी है। और सभी को दशहरा की यहाँ पर हार्दिक शुभकामनाएं। और यहाँ पर 13 नंबर है, कह रहा कि बासमती चावल की रोपाई हेतु उपयुक्त बीज दर आपका है 13 नंबर में। तो बासमती चावल की रोपाई हेतु जो आपकी बीज दर है वह 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। तो यहाँ पर सी विकल्प हमारा राइट हो जाएगा। बासमती भारत के लंबे चावल की एक आपका उत्कृष्ट किस्म है। इसका वैज्ञानिक नाम है आपका, अगर इसका वैज्ञानिक नाम पूछा जाए तो आपको क्या लगाना है, ओरयजा। क्या, ओरयजा, ओरयजा, ओरयजा जो है ओरयजा सैटिवा, ओरयजा सैटिवा इसका वैज्ञानिक नाम है। ये अपना खास स्वाद और आपके मोहक खुशबू के लिए आपकी प्रसिद्ध है। अब यहीं पे कह रहा है 14 नंबर में, थोड़ा सा छोटा करेंगे, कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चुनाव कीजिए। अब यहाँ पे कह रहा कि पहला कथन कह रहा है कि भारत को 20 कृषि जलवायु प्रदेश में बांटा गया है। तो भारत देखिए, बल्कि आपको 15 में आपका बांटा गया है। देखिए पहले छोड़िए, पहले ऑप्शन देखते हैं। कह रहा है भारत को 20 कृषि जलवायु प्रदेश में बांटा गया है। तो यहाँ पर तो आपका ये गलत कह रहा है। तो यहाँ पर पहला तो आपका गलत हो जाएगा कथन। फिर दूसरा कथन कह रहा है भारत को 15 कृषि आपके पारिस्थितिकी प्रदेशों में बांटा गया है। ये भी आपका गलत हो जाएगा। तीसरा कथन ये भी कह रहा है पश्चिमी हिमालय आपके शीत शुल्क पारिस्थितिकी प्रदेश का कवरेज क्षेत्र पश्चिमी हिमालय प्रदेश के कवरेज क्षेत्र से ज़्यादा है। यह भी आपका गलत हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे बात करेंगे, कथन पहला, दूसरा, तीसरा सभी यहाँ पर गलत है। कृषि अर्थव्यवस्था की बात करें तो भारत आपका एक कृषि प्रधान देश है। और यह अध्ययन पर गौर करने के उपरांत यह योजना वर्तमान में इसके स्थान पर बात करें तो भारत में 15 कृषि जलवायु, कितने, भारत में आपके 15 कृषि जलवायु आपके बांटे गए हैं। इसी प्रकार भारतीय मृदा सर्वेक्षण भूमि परियोजना ब्यूरो नागपुर से संबंध की बात करें तो ये आपकी जो है परियोजना ब्यूरो नागपुर से संबंध है। और आपके केएस गजभिया और सी मंडल ने 20 कृषि पारिस्थितिकी प्रदेश बांटा है। पश्चिमी हिमालय से प्रदेश के कवरेज क्षेत्र से कम है। और यहाँ पर तीनों आपके जो है असत्य हो जाएंगे। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हम लगाएंगे। कह रहा सभी प्रकार के जलवायु कटिबंध निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में है। तो ये जो आपका महाद्वीप है एशिया महाद्वीप। कौन सा, सभी प्रकार के जलवायु कटिबंध एशिया महाद्वीप में पाए जाते हैं। विश्व के लगभग आपके 29.8% क्षेत्रफल पर विस्तृत एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है। आगे यहाँ पर सूची 1 को सूची 2 से यहाँ पर जो है सम्मिलित करना है और कूट के माध्यम से चुनाव करना है। यहाँ पर दे रखा है आपके सेलवास दे रखा है, इधर आपके क्षेत्र है उससे संबंधित आपके वनस्पति दे रखा है। तो सेलवास यहाँ पर दे रखा है, सेलवास। तो सेलवास का जो संबंध हो जाएगा वह अधिपादप से हो जाएगा, अधिपादप। तो यहाँ पर ए का तीसरा होता है, ए का तीसरा होता है। फिर आपका सवाना दे रखा है, सवाना किसके लिए, तो आपका घास के लिए, किसके लिए, सवाना घास और वृक्ष के लिए यहाँ पर है। और टैगा दे रखा है, टैगा, टैगा जो आपका हो जाएगा शंकु वृक्ष हो जाएगा, टैगा शंकु वृक्ष हो जाएगा। टुंड्रा बचा, ये आपका हो जाएगा मॉसेस और लाइकेंस से हो जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन नंबर सी, ए का तीसरा, बी का चौथा, सी का पहला, डी का दूसरा। आगे यहाँ पर कह रहा है 17 नंबर में निम्नलिखित में से मृदा अपरदन प्रक्रियाएं, यानी यहाँ पर प्रोसेस ऑफ सोल आपका एरेजन के सही क्रम को यहाँ पर पहचानना है 17 नंबर में। तो यहाँ पर बात करें तो और जैसे आपका आसफाल अपर्दन और परत अपर्दन, रील अपर्दन और आपके अवनालिका अपर्दन, यानी वर्षा
जल के सीधे भूमि पर गिरने से मिट्टी के छोटे छोटे जो कण होते हैं वह मुख्य भाग से अलग हो जाते हैं। इसे आपका असफल अपरदन यहाँ पर कहते हैं। और जो है तीव्र वर्षा की स्थिति में जब अवनालिका के रूप में बहते हुए अपवर्दन करती है, इसे जो है रील अपरदन जो है कहते हैं। और तीव्र गति से बहते हुए जल द्वारा गड्ढों का निर्माण किए जाने की क्रिया को अवनालिका अपरदन यहाँ पर जो है कहते हैं। आइए आगे बढ़ेंगे और कह रहा है एक स्थान से वायु, नमी और तापक्रम जैसे आपके अजैव कारक किसका निर्धारण करते हैं। तो ये आपका निर्धारण करते हैं मौसम का। किसका? देखिए, किसी स्थान की वायु, नमी और तापक्रम जैसे अजैविक कारक मौसम का निर्धारण करते हैं। मौसम किसी स्थान विशेष पर किसी खास समय वायुमंडल की स्थिति को दर्शाता है। कह रहा पारिस्थितिकी तंत्र के घटक हैं। पारिस्थितिकी तंत्र के घटक यहाँ पर क्या है? तो दो ही आपके होते हैं, एक तो जैविक और आपका एक अजैविक यहाँ पर पदार्थ आपका होता है। तो जैविक घटक क्या होते हैं? इस घटक में सभी जीवधारियों को सम्मिलित किया जाता है। और अजैविक घटक क्या होते हैं? इसमें आपके ऐसे निर्जीव पदार्थ जो जीवों को किसी न किसी रूप में प्रभावित करते हैं, ये दोनों आपके शामिल किए जाते हैं। आगे यहाँ पे कह रहा है कि 20 नंबर कह रहा है अत्यधिक चारण का परिणाम है। अत्यधिक चारण का परिणाम यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर हो जाएगा मृदा अपरदन होगी। क्या होगी? अत्यधिक चारण से जो है अधिक जो अगर चारण का मतलब है कि भूमि को ढकने से बंधे रखने वाली घास तथा वनस्पति यहाँ पर नष्ट हो जाएगी। क्योंकि क्या होता है, जो घासें होती हैं कहीं ना कहीं मिट्टी के बहाव को रोकती हैं और इसके कारण खुली और ढीली भूमि मृदा के कणों को पकड़कर कमज़ोर हो जाती है। तो ये जल अथवा वायु के वेग से एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से जो है पानी बहा ले सकता है, चाहे आपकी हवा जो है मिट्टी को बहा ले जाती है। तरह सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। तो सर्वाधिक जैव विविधता जो आपकी पाई जाती है शांति घाटी कहाँ पर है? तो केरल में है। शांति घाटी केरल में आपकी पाई जाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। नौकरेक बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर अवस्थित है? आपका यहाँ पर 22 नंबर में। तो नौकरेक बायो रिजर्व आपका मैंने पढ़ाया आपको, यह आपका मेघालय में है और ये पश्चिमी गारो हिल्स में आपका स्थित है। भारत में 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, जिनमें से आपकी 12 बात करें, जिनमें से आपके 12 यूनेस्को के वर्ल्ड नेटवर्क और बायोस्फीयर रिजर्व और मेन एंड बायोस्फीयर रिजर्व के तहत शामिल किया गया है। आइए आगे बढ़ेंगे। आपका 23 नंबर है। कह रहा कि अंतर सस्ययी क्रिया डैश डैश के अर्थ के लिए आपके हैं। तो अंतर रससैया जो है मुख्य फसलों के बीच के स्थानों पर क्रियाएं जैसे निराई गुड़ाई पलवार कर लगाना पौधे लगाना, यह इस क्रियाओं को आपके अंतर सही क्रिया कहलाते हैं। तो यहाँ पर बात करेंगे आपका खरपतवार को नष्ट करना। खरपतवार को नष्ट हो जाना, मृदा में वायु की मात्रा बढ़ जाती है और मृदा कटाव कम हो जाता है। यहाँ पर सी विकल्प हमारा राइट होगा। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा समूह खरीफ फसलों का है। तो अभी खरीफ फसलों का ही मौसम आपका चल रहा है कि आपके धान जो है पकने वाले हैं। तो यहाँ पर खरीफ फसलों में आपके कपास होता है सबसे पहले, मक्का, तिल, कपास, बाजरा, ज्वार, धान, मूंगफली, ये सब आपके जो है खरीफ की फसलें हैं। अब यहाँ पे बात करें रबी की फसलें। रबी की फसलें फ़िलहाल कौन कौन सी होती हैं? तो रबी की फसलें आपके चना, मटर, जौ, गेहूँ, सरसों, मसूर और रंजिका, बरसीम, ये सब आपके जो है रबी की फसलें होती हैं। और जायद की फसलें जो है, जायद की फसलों के जो है आपके समय बहुत कम होता है, ये बहुत जल्दी तैयार होती हैं। जैसे तरबूज, खरबूज और ककड़ी, खीरा, लोबिया, ये सब आपकी जायद की फसलें होती हैं। तो आइए आगे हम बढ़ेंगे। कह रहा है कि समोच्च खेती डैश डैश की जाती है। समोच्च खेती डैश डैश की जाती है 25 नंबर में। तो ये आपकी जो कहा जाती है समतल स्थलाकृति भूमि में। कहाँ पर? ढालू जमीन पर समान ऊंचाई पर ढाल के विपरीत फसलों को उगाना समोच्च खेती कहलाता है। प्रयोगों द्वारा सिद्ध होता है कि आपके 60% यहाँ पर ढलान समुचित जो है खेती पद्धति अपनाई जाती है। आगे बढ़ेंगे यहाँ पर हम जो है 26 नंबर प्रश्न में। अब यहाँ पर आपको देखिए सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। इधर आपकी फसलें हैं, उससे संबंधित यहाँ पर प्रजातियाँ दे रखी हैं। तो धान की प्रजाति कौन सी है आपकी? तो धान जो है आपका क्या हो जाएगा? धान जो प्रजाति हो जाएगी वह रत्ना हो जाएगी। क्या हो जाएगी? रत्ना हो जाएगी, जया हो जाएगी, पद्मा हो जाएगा, अमन हो जाएगा, बोरो, पूसा, सुगंधा, ये सब धान की प्रजाति है। सरसों की यहीं पर बात करें, सरसों की अब जो हो जाएगी सरसों की
सरसों की आपकी हो जाएगी गिरिराज, गिरिराज, और आपका पीताम्बरी, वरुण, दिव्या, 33, ये सब सरसों की है। तो यहाँ पर वरुण आपका देखिए गिरिराज, पीताम्बर, वरुण, तो ये आपका जो हो जाएगा सरसों का आपका वरुण हो जाएगा, सरसों के लिए आपका वरुण हो जाएगा। अब यहाँ पर आपका क्या आया, आलसी। आलसी की बात करें तो आपके हिमानी, हिमानी, मुक्ता, नीलम, नीलम, नीलम के बाद आपका जवाहर सत्र, ये सब जो आपका इसमें शामिल है। अब यहाँ पर बात करें मटर की, मटर की प्रजाति की बात करें तो मटर की प्रजाति की बात करें इसके लिए रचना, क्या रचना, अपर्णा, सपना, उत्तर, पूषा, प्रगति, ये सब किसके, तो ये सब मटर के जो है प्रजाति हैं। तो यहाँ पर जो हमारा सही मिलान होगा ऑप्शन नंबर बी, ए का पहला हो जाएगा, बी का चौथा होता है, सी का दूसरा हो जाएगा और डी का यहाँ पर तीसरा हो जाएगा। ये कूट हमारा सही हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए भारत में कृषि को समझा जा सकता है, भारत को कृषि को कैसे समझा जा सकता है, तो भारत में रोजगार की दृष्टि से प्रमुख जो है क्षेत्र वह कृषि है। प्रश्नकाल की बात करें तो इसकी जीडीपी में आपका जो है जीडीपी में 16.1% की योगदान है। कृषि और समृद्ध क्षेत्र में लगभग आधी आबादी यहाँ पर कार्य करती है, फिर भी भारतीय कृषि को केवल जीविकोपार्जन का यहाँ पर साधन ही समझा जाता है। जब तक कृषि को उद्योग का दर्जा प्राप्त नहीं होगा तब तक कृषि का विकास जो है यहाँ पर बाधित होता रहेगा। तो यहाँ पर बात करेंगे आपका जीविकोपार्जन का ये आपका साधन है। कह रहा है यहाँ पे देखिए, कह रहा शुष्क भूमि क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा फसल हेर फेर आपके उपयुक्त हैं 28 नंबर में। तो यहाँ पर बात करेंगे आपको तिल और चना। यहाँ पर मृदा अपरदन को देखिए, शुष्क भूमि क्षेत्र में रबी में चना एवं खरीफ में तिल उगाना ज़्यादा उचित होगा। तो यहाँ पर जो है तिल आपका जो है खरीफ की फसल है। कैसी, तिल आपके यहाँ पर खरीफ की फसल है, चना यहाँ पर सरजी आपका रबी की फसल है। तो ये आपका होता क्या है, तो ये आपका यहाँ पर इनको उगाना जो है उचित होगा। तिल को कम पानी की आवश्यकता पड़ती है, वहीं चना भी आपकी दलहनी फसल के कारण कम पानी में हो जाता है। जबकि चावल और यहाँ पर कुक्कुर भुट्टा दे रखा है, कुक्कुर बूट, ये सब आपके ज़्यादा पानी की मांग करने वाली फसलें हैं। आगे बढ़ेंगे 29 नंबर, कह रहा है कि मृदा को सीधे प्रभावित करने वाले यहाँ पर घटक हैं। तो यहाँ पर अब मृदा को सीधे प्रभावित करने वाले कारक मुख्य हैं वायु, वेग, आर्द्रता, अवक्षेपण, वर्षा और सूखा। तो यहाँ पर जो है अवक्षेपण और वायु वेग, वर्षा और सूखा, इनमें से वायु अपर्दन के लिए वायु वेग, जलीय अपर्दन के लिए अवक्षेपण सीधे प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो यहाँ पर जो हमारा डी विकल्प राइट होता है। अब यही हमसे एक 30 नंबर, भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान क्या हो रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है या स्थिर है। तो यहाँ पर भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान लगातार क्या हो रहा है, घट रहा है। क्या घट रहा है, क्यों, क्योंकि स्वतंत्रता के पश्चात सन 1950 से 51 में भारतीय अर्थव्यवस्था का जो सकल घरेलू उत्पाद यानी आपका जीडीपी में कृषि का योगदान लगभग कितना था, तो उस टाइम आपका जो है 55% था, उस टाइम 55% था। और सन 2000 में, कब, सन 2000 में जो है आते आते कृषि का योगदान आपका 24% हो गया, यहाँ पर 24% हो गया। और यहाँ पर 2020 और 21 का जो आपका आंकड़ा आया था, 2020 और 21 का जो अभी आंकड़ा आया है, इसके अनुसार अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान आपका जो रह गया है 19.9% रह गया, लगभग आपका 20% कह सकते हैं। तो लगातार ये आपका घट रहा है। आगे कह रहा है कि भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण के प्रभाव के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा व्याख्या असत्य है। तो यहाँ पर जो हो जाएगा जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन वैश्वीकरण का प्रभाव नहीं है। जलवायु परिवर्तन के लिए ग्रीन हाउस गैसें यहाँ पर जो है उत्तरदायी होती हैं, जबकि नकदी फसलों पर बल, आय और समानता में वृद्धि, आर्थिक सहायता में कटौती, उर्वरकों और कीटनाशकों का जो है अधिक प्रयोग से व्यावसायिक कृषि को बढ़ावा आदि और भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण के प्रभाव का जो है प्रदर्शित करते हैं। जलवायु परिवर्तन यहाँ पर जो हमारा राइट हो जाएगा। एजेंडा 21 किस क्षेत्र से यहाँ पर संबंधित है, तो एजेंडा 21 जो है संयुक्त राष्ट्र संघ की सतत विकास से संबंधित एक कार्य योजना है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट होएगा, जो विश्व के सभी देशों में पर्यावरण संबंधित कार्यों को करने और एक समग्र ढांचा तैयार करने में काम कर रही है। अब यहाँ पर 33 नंबर है, कह रहा भारत के कितने जैविक आरक्षित क्षेत्र यानी बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को के जैव आरक्षित क्षेत्र के विश्व नेटवर्क का हिस्सा हैं। तो यहाँ पर बात करेंगे, ये आपके भारत के 18 जैविक, कितने, भारत के 18 जो है जैव आरक्षित यानी बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को के जैव आरक्षित क्षेत्र के विश्व नेटवर्किंग हिस्से में शामिल है। आगे यहीं पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र के लिए सत्य है। तो
तो ऊर्जा का वह प्रभाव, देखिए दोनों ऊर्जा का वह प्रभाव एवं खनिजों का चक्रण। तो ऊर्जा का वह प्रभाव, खनिजों का चक्रण जो दोनों पारिस्थितिकी तंत्र के लिए सही है। पारिस्थितिकी तंत्र जो है पारिस्थितिकी समुदाय का एक इकाई और जैविक और भौतिक रासायनिक घटकों से निर्मित होती है। 35 नंबर है, और यहाँ पे कह रहा है वन रिपोर्ट जो 2021 आई थी, इसके अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक वन आवरण है। तो 2021 का जो रिपोर्ट आई थी उसके आंकड़े के अनुसार देश में लगभग वन आवरण की बात करें तो मध्य प्रदेश की बात करें तो 809 और आपका 537 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में आपका जो है फैला हुआ है। और भौगोलिक क्षेत्रफल की बात करें तो 24 आपका यहाँ पर 62% यहाँ पर जो है क्षेत्रफल दृष्टि से आपका है ये मध्य प्रदेश। तो यहाँ पर आगे बढ़ेंगे और कह रहा है एक क्षेत्र के आपके प्रारोहण में समांतर क्रमबद्ध परिवर्तन को कहा जाता है। तो एक क्षेत्र के प्रारोहण में समांतर क्रमबद्ध को अनुक्रमण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अनुक्रमण कहा जाता है। अनुक्रमण एक दीर्घकालीन प्रक्रिया है जिसका अंतिम चरण में एक स्थायी समुदाय स्थापित हो जाता है। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नेशनल पार्क पूर्णतः शीतोष्ण अल्पाइन कटिबंध में आपका स्थित है। तो यहाँ पर आपका उत्तराखंड दे रखा फूलों की घाटी नेशनल पार्क। यह उत्तराखंड जो है, देखिए उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले में स्थित फूलों की घाटी, ये आपका कहाँ पर है? तो उत्तराखंड में है। उत्तराखंड के राज्य के चमोली जिले में स्थित फूलों की घाटी नेशनल पार्क शीतोष्ण अल्पाइन कटिबंध में अवस्थित है। ये अपने अल्पाइन फूलों और घास के मैदानों के लिए जाना जाता है। भारत का आपके ओसैनिक नेशनल पार्क आपका स्थित है 38 नंबर में। तो उपयुक्त विकल्पों में देखें तो भारत का ओसैनिक नेशनल पार्क कच्छ के खाड़ी गुजरात में, कहाँ पर? कच्छ के खाड़ी आपका गुजरात में, कच्छ के खाड़ी गुजरात में स्थित है। सुंदरबन भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में, कहाँ पर? सुंदरबन जो है वेस्ट बंगाल में, कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में दक्षिण भाग में गंगा नदी के सुंदरबन डेल्टा में स्थित है, एक राष्ट्रीय उद्यान है। आइए आगे देखते हैं। आगे यहाँ पर कह रहा है कि भारत में उत्तर से दक्षिण की ओर स्थित टाइगर रिजर्व का सही क्रम आपको निम्नलिखित में से कौन सा है। तो यहाँ पर जो है नॉर्थ से आपका साउथ। तो यहाँ पर बात करेंगे आपका 39 नंबर प्रश्न में। तो भारत में उत्तर से दक्षिण की ओर स्थित टाइगर रिजर्व का सही क्रम की बात करें तो जिम कार्बेट आपका कहाँ पर है? जिम कार्बेट आपका जो है, देखिए जिम कार्बेट आपका उत्तराखंड में है। सरिस्का राजस्थान में है। सिमलीपाल उड़ीसा पेरियार केरल में है। तो यहाँ पर आपका देखिए, यहाँ पर आपका होता है ऑप्शन नंबर सी विकल्प यहाँ पर राइट होता है। और भारत में आपका वर्तमान में भारत में कुल 54 कितना वर्तमान में यानी प्रेजेंट टाइम में जो है आपका 54 बाघ अभ्यारण्य यानी टाइगर रिजर्व क्षेत्र है। और यहाँ पे 40 नंबर में कह रहा है कि राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है। तो राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य, जिसे राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल वन्य जीव अभ्यारण्य के नाम से भी हम जानते हैं, ये चंबल नदी पर राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के त्रिबिंदु क्षेत्र पर आपका स्थापित किया गया है। तो यहाँ पर बात करेंगे आपका, देखिए उत्तर प्रदेश में भी, मध्य प्रदेश में भी, राजस्थान में, लेकिन यहाँ पर जो आपका हिस्सा नहीं है वो आपका हरियाणा यहाँ पर हो जाएगा। आगे कह रहा है कि भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान और निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों में से किस का पूर्व नाम है। तो आपके केवलादेव, किसका? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर राजस्थान में स्थित है। इस उद्यान को पहले भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता था। वर्ष 1982 में भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य को राष्ट्रीय पार्क जो है घोषित कर दिया गया था। इसका नाम बदल कर आपका केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान रखा गया था। यहाँ कह रहा है कि ऐसा कौन सा पर्यावरण पुरस्कार है जो पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा स्थापित है और यह उन व्यक्तियों और संगठनों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने पर्यावरण संरक्षण सुधार के क्षेत्र में महत्वपूर्ण और उत्कृष्ट योगदान दिया है। तो यहाँ पर जो आपका हो जाएगा इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार। इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार जो है वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा स्थापित है। यह उन व्यक्तियों और संगठनों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने पर्यावरण संरक्षण और सुधार के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उत्कृष्ट योगदान दिया है।
इस पुरस्कार की अगर शुरुआत की बात करें तो 1987 से इस पुरस्कार की जो है शुरुआत की गई थी। आगे है, निम्नलिखित में से कौन चिपको आंदोलन के साथ जुड़ा हुआ है? तो यहाँ पर चिपको आंदोलन जो आपकी, तो देखिए यहाँ पर तो 26 मार्च कब की बात है? तो 26 मार्च 1974 राज्य आपका उत्तराखंड के वनों में शांत और अहिंसक विरोध प्रदर्शन किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य व्यवसाय के लिए हो रही वनों की कटाई को रोकना था। इसे रोकने के लिए महिलाओं जो थी वह वृक्षों से चिपक कर खड़ी हो जाती थी, जिसे चिपको आंदोलन नाम रखा गया। इस आंदोलन के जो प्रेरणा थे वह सुंदरलाल बहुगुणा। अन्य कार्यकर्ता की बात करें तो ग्रामीण महिलाएं थीं। तो यहाँ पर ग्रामीण महिलाएं थीं तो सुंदरलाल बहुगुणा थे। और यहाँ पर कौन हो जाएंगे? चंडी प्रसाद भट्ट हो जाएंगे। कौन? यहाँ पर चंडी प्रसाद आपके भट्ट हो जाएंगे, जो पर्यावरणविद और सामाजिक कार्यकर्ता थे। तो यहाँ पर आपके डी विकल्प राइट होगा 43 में। आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर 44 नंबर प्रश्न देखेंगे। तो यहाँ पर 44 नंबर क्या कह रहा है? कह रहा है जैव भूमि रासायनिक चक्रों पर आपके विपरीत प्रभाव डालते हैं। तो आपके किसमें? तो वनों उन्मूलन, उर्वरकों का प्रयोग, मृदा अपरदन तथा विषैले रसायनों का प्रयोग। तो यहाँ पर वनों उन्मूलन, उर्वरकों का प्रयोग, मृदा अपरदन तथा विषैले रसायनों का प्रयोग जैव रासायनिक चक्रों पर विपरीत प्रभाव डालते हैं। पोषक तत्वों और आपके महत्वपूर्ण लघु और दीर्घ तत्वों के अजैविक से जैविक घटकों में गति को फलस्वरूप पारिस्थितिकी तंत्र में आपके पोषक तत्वों का प्रवाह जो है निर्धारित होता है, जैसे आपके भू रसायन चक्र कहते हैं। आगे बढ़ेंगे और कह रहा है पारिस्थितिकी वह कौन सी शाखा है जो पारिस्थितिकी तंत्र या आपके इक्वेटर इत्यादि के अध्ययन से संबंधित है? तो जीवकोलॉजी एक आपको होता है क्या? तो यहाँ पर सी विकल्प हो जाएगा आपका आवासानुवंशिकी, जिसे हम जीनकोलॉजी कहते हैं। ये आपके पारिस्थितिकी एक शाखा होती है जो किसी विशेष वातावरण में उनकी जनसंख्या वितरण की तुलना में प्रजाति और समुदायों के आनुवंशिक भिन्नता का अध्ययन करती है। इसे आपके इकोजेनेटिक्स से निकटता से संबंध हम रखते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी होगा। कह रहा सतत विकास की अवधारणा किस में दी गई है? 46 नंबर में। तो सतत विकास की वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा पर्यावरण तथा प्राकृतिक संसाधनों का नुकसान पहुंचाए बिना वर्तमान पीढ़ी और भावी पीढ़ी के जीवन को गुणवत्तापूर्ण सुधार करना है। सतत विकास की अवधारणा आपके ब्रेटलैंड की रिपोर्ट के अनुसार 1937 में 1987 के सामान्य उपयोग से आई थी। यहाँ पर आपके जलवायु परिवर्तन पर कह रहा है इनमें से आपका कोई नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सतत विकास को जो है अवधारणा आपके ब्रेटलैंड के अवधारणा से आपकी आई थी और आपकी सन 1987 से। तो इनमें से आपका कोई नहीं होगा, विकल्प नंबर डी। आगे फिर कह रहा है कि रियो घोषणा पत्र के 17 सिद्धांत आपके संबंधित हैं। रियो घोषणा पत्र के 17 सिद्धांत आपके शामिल हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर बात करेंगे पर्यावरण और पर्यावरणीय विकास पर रियो घोषणा आपकी जो हुई थी वह आपकी 1992 में, कब? आपकी 1992 में संयुक्त राष्ट्र की एक संक्षिप्त दस्तावेज के रूप में बनाया गया था। रियो घोषणा पत्र के 17 सिद्धांतों, कितना? इसमें आपके 17 सिद्धांतों पर्यावरण प्रभाव आकलन से हैं, जिनका पर्यावरण पर महत्वपूर्ण प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना जो एक सक्षम राष्ट्रीय प्राधिकरण के निर्णय के अधीन है। यहाँ पर पर्यावरण प्रभाव पर आकलन से कह रहा है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन से सहभोजिता का उदाहरण है? 48 नंबर में। तो सहभोजिता जो आपकी होती है वह अलग अलग जाति के जो जीवों में एक ऐसा आपसी सहजीवन होता है जिसमें एक जाति को दूसरे से ही लाभ, लेकिन दूसरे से पहले से कोई ना लाभ हो और ना ही कोई हानि हो। तो यहाँ पर जो हो जाएगा इसे हम क्या कहते हैं? तो आपका लियाना ऐसा पौधा होता है जिसका तना लता की तरह होता है और यह सूर्य के प्रकाश प्राप्त करने के लिए किसी अन्य वृक्ष का सहारा लेकर ऊपर की ओर चढ़ने लगता है। आगे यहाँ पे फिर हम प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के किस धारा में राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड का निर्माण हुआ है? तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो आपका 1972 की धारा आपके धारा 5 के ए में राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड का गठन की बात की गई है।
राष्ट्रीय वन जीव बोर्ड वन पारिस्थितिकी से संबंधित मामलों में शीर्ष निकाय के रूप में कार्य करता है। इसका गठन वर्ष 2000 आपका जो है 3 में आपका हुआ था। कह रहा भारत के शुष्क इलाकों में कौन सी फसल आपकी बोई जाती है। कह रहा भारत के शुष्क इलाकों में कौन सी फसल आपकी पाई जाती है। तो शुष्क क्षेत्रों में नमी की आपकी अनुपलब्धता में की जाने वाली आधुनिक तथा वैज्ञानिक खेती जो है शुष्क खेती कहलाती है। शुष्क कृषि सिंचाई के लिए बिना ही कृषि करने की तकनीक है। शुष्क इलाकों में शुष्क कृषि के अंतर्गत बाजरा, सारगम और खेजरी आदि कृषि यहाँ पर की जाती है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए होगा। कह रहा फेफड़ों से ऑक्सीजन कृत होकर रक्त कहाँ आपका आता है। तो मानव हृदय में 4 कक्षों में बांटा गया है। कितना? मानव हृदय में आपके 4 चेंबर आपके होते हैं। दायां अलिंद, बायां अलिंद, अलिंदों के 2 निलय और दायां निलय और बायां निलय। बायां अलिंद में फुफ्फुसिया सिरों द्वारा फेफड़ों के अलावा सभी भागों में भेजता है। दायां अलिंद क्या करता है, ये अलिंद शरीर से अनास्कृत जो आपके रुधिर उनको ले लेता है और दाएं निलय रुधिर के ऑक्सीकरण हेतु रुधिर को फेफड़े तक जो है भेजने का कार्य करता है। तो बायां अलिंद यहाँ पर हो जाएगा, जो फेफड़ों से आपके ऑक्सीजन कृत होकर रक्त कहाँ आपका आता है, तो बायां अलिंद में। आगे बढ़ेंगे और कह रहा है एक कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष को दैनिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। अगर कोई व्यक्ति जो है कठोर परिश्रम कर रहा है तो उसे कितना जो है यहाँ पर डेली ऊर्जा की ज़रूरत पड़ेगी। तो एक कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष को दैनिक ऊर्जा की जो आवश्यकता होगी तो आपके 4000 किलो कैलोरी की आपकी आवश्यकता होगी यहाँ पर, क्योंकि कठोर परिश्रम करते समय व्यक्ति की अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है। वैसे अगर सामान्य व्यक्ति की ग्रामीण स्तर पर बात करें तो आपकी 2400 यहाँ पर कैलोरी, और शहर में आपके यहाँ पर आपके देहात में अगर 2400 कैलोरी, और यहाँ पर शहर की बात करें तो आपको 2100 कैलोरी को मानक रूप आपका रखा गया है। आगे फिर यहीं पे कह रहा कि महिला सेक्स हार्मोन है। तो यहाँ पर क्या हो जाते हैं, तो आपके एस्ट्रोजन होते हैं। क्या होते हैं? महिलाओं में सेक्स हार्मोन एस्ट्रोजन या आपके प्रोजेस्टेरोन होते हैं। यह सेक्स हार्मोन अंडाशय से मुक्त होते हैं। यह महिलाओं में द्वितीयक लक्षणों के विकास करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। कह रहा एक पतली झिल्ली से होकर प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है। इस झिल्ली को हम क्या कहते हैं? 54 नंबर में। तो यहाँ पर बात करेंगे, प्रकाश हमारे आँख में जब एक पुतली झिल्ली के माध्यम से प्रवेश करता है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कार्निया कहते हैं, यानी आई बॉल यानी नेत्र गोलक, जिसे हम नेत्र गोलक यानी आई बॉल का 1/5 भाग, कितना 1/5 भाग जो है निकला होता है, जो एक दृढ़ परत का बना होता है, जिसे हम कार्निया कहते हैं। यह पलकों द्वारा ढका होता है। कार्निया पर एक पारदर्शी झिल्ली का आवरण होता है, जिसे हम नेत्र श्लेष्मिका कहते हैं। तो यहाँ पर आपका कार्निया राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। कह रहा निम्नलिखित में से कौन से कथन यहाँ पर सही हैं? तो कूट के माध्यम से यहाँ पर आपको चुनाव करना है। यहीं पे कह रहा है कि उल्ब में तरल होता है। उल्ब में तरल होता है, तो यहाँ पर बिल्कुल है। उल्ब में आपका तरल पदार्थ का आवरण होता है और ये आपके भ्रूण को गर्भावस्था के दौरान बाहरी क्षति और दबाव से बचाता है। फिर यहीं आगे कह रहा है कि पराश्रवी ध्वनि क्रम विक्षणम किसी भ्रूण के लिंग को आपके संसूचन कर दिया जाता है। देखिए पराश्रव ध्वनि यानी आपके अल्ट्रासाउंड स्कैन तकनीकी में उच्च आवृत्ति यानी फ्रिक्वेंसी वाली ध्वनि तरंगे पेट के जरिए गर्भाशय में भेजी जाती हैं और ये तरंगे शिशु को छूकर वापस आती हैं और कंप्यूटर इन तरंगों को तस्वीर के रूप में जो है परिवर्तित कर देता है। तो यहाँ पर हमारा दोनों सही हो जाएगा, पहला और दूसरा यहाँ पर दोनों सही हो जाएंगे। आइए आगे देखते हैं। यहाँ पर पहला और दूसरा दोनों हो जाएगा, तो यहाँ पर हम ऑप्शन नंबर सी। आगे फिर यहीं पर 56 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक बीजों के प्रकीर्ण द्वारा पादपों के प्रवर्धन में योगदान नहीं करता है। तो यहाँ पर 56 नंबर की बात करें तो यहाँ पर जैसे आपका अगर बात करें यहाँ पर 56 नंबर में क्या हो जाएगा, कवक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बीजों के प्रकीर्ण द्वारा पादपों के प्रवर्धन में जो आपके वायु जंतुओं तथा जल का योगदान होता है, इनके द्वारा बीजों के अंडाणु एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिवहन करने में जो है सक्षम हो जाते हैं। मानव में गुणसूत्रों की संख्या 21 के त्रिगुण सूत्रता उत्तरदायी है। तो ये इसके जो है आपके डाउन सिंड्रोम के लिए, किसके लिए? डाउन सिंड्रोम एक आनुवंशिक या क्रोमोसोम जनित विकार होता है। डाउन सिंड्रोम में 21 जोड़ी के गुणसूत्र 2 की जगह 3 होते हैं। तो यहाँ पर जो है आपके डाउन सिंड्रोम जो है उत्तरदायी होगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर विकल्प राइट होगा। कह रहा 58 नंबर में किसी फॉर्म में, देखिए यहाँ पर मैथ का प्रश्न आ गया। कह रहा किसी फॉर्म में पुरुष कर्मचारियों का औसत वेतन 5200
और महिलाओं का औसत वेतन आपका 4200 है। सभी कर्मचारियों का औसत वेतन यहाँ पर 5000 है। तो उस फॉर्म में पुरुष कर्मचारियों का परसेंट आपका जो है कितना है। तो यहाँ पर देखिए फॉर्म में पुरुष कर्मचारियों की संख्या क्या मान लेंगे, यहाँ फॉर्म में थोड़ा सा छोटा कर दें इसको। तो यहाँ पर 58 नंबर की बात करें तो इसको मैं आपके लिए होमवर्क छोड़ता हूँ, मैं आपके लिए होमवर्क छोड़ता हूँ। फटाफट आपको 58 नंबर का जो है स्क्रीनशॉट लेकर आपको कमेंट में इसका उत्तर आपको जो है रिप्लाई करना है। तो यहाँ पर इसका उत्तर क्या आएगा, कितना परसेंट आएगा, 40 आएगा, 80 आएगा, 20 आएगा या 60 आएगा, आपको कमेंट बॉक्स पे जो है टाइप करके भेजना है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं कह रहा है क्या, कह रहा है यदि एक वस्तु को 13% हानि और 14% लाभ पर बेचा जाता है तो दोनों मूल्यों के बीच अंतर 162 प्राप्त होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य आपको पता करना है यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर क्रय मूल्य यहाँ पर एक्स मान लेंगे, क्रय मूल्य यहाँ पर एक्स मान लेंगे। तो यहाँ पर 14% लाभ पर बेचा जा रहा है, तो हमने एक्स माना था, 14% लाभ पर बेचा जाएगा तो यानी 114 पे बेचा जाएगा परसेंट, और यहाँ पर हटाएंगे तो आपको यहाँ पर 100 लगा देंगे। फिर यहीं पर आपका इस बार हानि हो रहा है कितना, तो आपका 13% की हानि पर बेचा जा रहा है। तो एक्स गुड़े यहाँ पर 13% की हानि पर बेचेंगे तो ये बेचेंगे हम कितने, 87 पे बेचेंगे। यहाँ पर परसेंट हटाएंगे तो आपका 13, आपका यहाँ पर 100 लगा देंगे नीचे, और कह रहा है कि आपका 162 प्राप्त होता है, कितना, 162 प्राप्त होता है। फिर यहाँ पर देखिए एक्स, यहाँ पर एक्स बटा यहाँ पर 100 को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर बचेगा क्या, यहाँ पर बच जाएगा आपका 114 बच जाएगा, और माइनस का आपका 87 बच जाएगा, इधर आपका 162 तो आपका पहले से ही है। फिर यहाँ पर x का मान निकाल लेंगे, x को इधर लाएंगे, तो यहाँ पर आपका 162 इंटू आपका हो जाएगा 100, और बटे में यहाँ पर 114 में से 87 जाएगा तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 27, आपका नीचे आ जाएगा, 27 नीचे आ जाएगा। तो इसे काट पीट देते हैं, तो 27 से कितने बार में कट जाएगा 162, तो 27 छक्के कितना होता है, 27 छक्के आपका 162 हो गया। तो x बराबर हमारा कितना आ गया, यहाँ पर 600 आ गया, कितना आ गया, यहाँ पर 6 आ गया, यानी वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा। अब 600 देखते हैं कहाँ पर है, तो 600 ऑप्शन नंबर सी में है। आगे फिर यहीं कह रहा है कि 1640 पर 7.5% की साधारण वार्षिक ब्याज की दर से 6 वर्षों में प्राप्त राशि कितनी होगी। तो यहाँ पर आपके मूलधन कितना है, तो मूलधन आपको कितना दे रखा है, मूलधन जो आपका दे रखा है वह आपका 1640 यहाँ पर दे रखा है, 1640 दे रखा है। दर आपका कितना दे रखा है, दर यहाँ पर 7.5% आपका दे रखा है, जो आपका जो है वार्षिक है, कैसा है, आपका वार्षिक है। और समय यहाँ पर जो आपका टाइम दे रखा है वो आपका 6 वर्ष यहाँ पर दे रखा है। तो साधारण ब्याज बराबर आप जानते हैं, तो यहाँ पर होता है आपका PRT बाई यहाँ पर होता है 100, PRT बाई 100 होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा 1640 इंटू 7.5, और यहाँ पर समय हो जाएगा 6 वर्ष, और बटे कर देंगे यहाँ पे 100 कर देंगे। तो यहाँ पर दशमलव हटाए के लिए यहाँ पर एक शून्य और लगा देंगे, एक जीरो से यहाँ पर एक जीरो काट देंगे, यहाँ पर 25 से काटेंगे, 25 यहाँ 75, 25 चौका 100, और यहाँ पर 4 से काटते हैं, देखिए चार चौके 16, 4 एकम 4, तो 41, 6 त्रिक 18, 41 गुणे यहाँ पर करेंगे 738 आएगा, कितना, 738 यहाँ पर आ जाएगा। जैसे यहाँ पर 6 त्रिक 18 इसको कर देंगे, यहाँ पर 41 गुणे यहाँ पर कर देंगे 18, तो यहाँ पर हमारा कितना आएगा 700, यहाँ पर आपका 38 आ जाएगा। आइए आगे देखते हैं, कह रहा है एक कक्षा के दो सेक्शन ए और बी जिनमें विद्यार्थियों की संख्या क्रमशः 40 और 50 है। यदि सेक्शन ए विद्यार्थी की औसत आपका 36 है, सेक्शन ए वाले का 36 है, और सेक्शन बी वाले विद्यार्थियों का औसत यहाँ पर 45 है, तो पूरी कक्षा का औसत वजन आपको यहाँ पर बताना है। तो सेक्शन ए और सेक्शन बी, तो सेक्शन ए के विद्यार्थियों की संख्या सेक्शन ए की कितनी है, तो यहाँ पर सेक्शन ए का जो यहाँ पर 36 है, और सेक्शन बी का यहाँ पर 45 है। तो यहाँ पर देखिए एक कौन है, तो एक सेक्शन आपका ए है, और एक सेक्शन आपका कौन है, एक सेक्शन आपका बी है यहाँ पर। तो यहाँ पर विद्यार्थियों की संख्या जो आपकी दे रखी है, टोटल विद्यार्थियों की संख्या 40 और आपका यहाँ पर 50 है।
तो यहाँ पर आपका कितना है, तो 40 और 50 है, कितना है 40 और आपका 50 है। तो और इनका जो आपका टोटल औसत वजन दे रखा है वो आपका 36 दे रखा है, और एक आपका कितना दे रखा है 45 दे रखा है। 45 दे रखा है, तो ए में कुल अगर ज्ञात कर लेंगे, ए में यहाँ पर जो है विद्यार्थियों का कुल वजन ज्ञात करेंगे तो 40 गुणे हम कर देंगे 36, 40 गुणे 36 हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1440 यहाँ पर हो जाएगा, 1440 हो गया। अब सेक्शन बी में हम ज्ञात करेंगे, सेक्शन बी में हम ज्ञात करेंगे तो यहाँ पर कितना है 50 गुणे कर देंगे, कितना आपका 45, 50 गुणे ये आपका हो जाएगा 45, तो ये आपका कितना हो जाएगा आपका 2250 ही हो जाता है, 2250 हो जाएगा। अब पूरी कक्षा का औसत वजन ज्ञात करेंगे, पूरी कक्षा का तो कितना आया 1440 आया है, प्लस हमारा कितना आया है 2250 आया है, और यहाँ पर आपका कितना है 40 है और प्लस हमारा 50 है, तो ऊपर आपका कितना हो जाएगा 3690 हो जाएगा जोड़ेंगे, और यहाँ पर आपका 90 नीचे हो जाएगा। तो आप यहाँ पर काट देंगे, एक शून्य से तो एक शून्य आपका कट जाएगा, 9 चौका 36 और आपका एक आपका 9 एकम 9, 41 आ जाएगा, कितना 41 kg आना चाहिए, 41 kg ऑप्शन नंबर बी में है। अब यहाँ पे कह रहा है दो संख्याओं का महत्तम समावर्तन यानी एचसीएफ और लघुत्तम समावर्तन यानी एलसीएम क्रमशः 1080 और यहाँ पर 30,240 है। यदि एक संख्या आपकी 4320 है तो दूसरी संख्या यहाँ पर ज्ञात करना है आपको। तो यहाँ पर देखिए पहली संख्या बराबर क्या होता है, पहली संख्या बराबर दूसरी संख्या, और यहाँ पर एलसीएम गुणे आपका एचसीएफ होता है, एलसीएम गुणे एचसीएफ होता है। तो पहली संख्या आपकी कितनी दे रखा है 4320 यहाँ पर दे रखा है, और हमसे दूसरी संख्या यहाँ पर पूछ रहा है, और यहाँ पर एलसीएम कितना दे रखा है, एलसीएम यहाँ पर 1080 है, एचसीएफ आपका 30,200 यहाँ पर 40 दे रखा है, 30,240 दे रखा है। अब आगे देखिए, आगे सॉल्व करेंगे। अब दूसरी संख्या निकालेंगे, दूसरी संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर 1080 गुणे आपका 30,240 बटे हमारा जो हो जाएगा 4300 आपका यहाँ पर 20 हो जाएगा, 4320 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर एक शून्य से एक शून्य यहाँ पर काट देंगे, एक शून्य से यहाँ पर एक शून्य काट देंगे, इसे काटे पीटेंगे तो दूसरी संख्या का मान हमारा आ जाएगा 7560 आ जाएगा, 7560 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर जो हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं। कह रहा समांतर चतुर्भुज की भुजाएं क्रमशः आपके 12 मीटर और 17 मीटर हैं। यदि विकर्णों में से एक की लंबाई आपके 25 मीटर है तो उस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आपका डैश डैश होगा। तो यहाँ पर एक समांतर चतुर्भुज है, आपका एक समांतर चतुर्भुज है इस प्रकार से, ए भुजा हो जाएगी, बी हो जाएगी, सी हो जाएगी और ये आपका डी हो जाएगा। यहाँ आपका कितना है 17 आपका जो है मीटर है, और यहाँ पर आपका कितना है ऊंचाई, तो आपकी 12 मीटर यहाँ पर है, और ये इसका जो दे रखा हुआ है आपका एक लंबाई जो आपकी दे रखी है 25 आपका दे रखा है मीटर दे रखा है। तो आपका यहाँ पर त्रिभुज देखिए, त्रिभुज यहाँ पर त्रिभुज निकालेंगे, त्रिभुज बी सी और डी, त्रिभुज बी सी और डी यहाँ पर जो निकालेंगे अर्ध परिमाप निकालेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 12 प्लस आपका 25 और प्लस आपका जो कितना हो जाएगा 17 और बटे आपका कितना कर देंगे 2, क्योंकि आपका अर्ध परिमाप होता है ना, अर्ध परिमाप हो जाएगा। तो यहाँ पर 17, 12 और 25 जोड़ेंगे आपका 54 हो जाएगा, और यहाँ पर आपका बटे 2 आपका कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा, 27 हो जाएगा। अब त्रिभुज देखिए, अब त्रिभुज क्या करेंगे, त्रिभुज बी सी डी का जो यहाँ पर क्षेत्रफल निकालेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे। तो क्षेत्रफल के लिए एक सूत्र होता है, आप लोग जानते होंगे, एस माइनस ए और एस माइनस बी और एस माइनस सी। तो इसी पे रख देंगे, तो हमारा कितना आया है 27 आया था, तो 27 यहाँ पर हो जाएगा। एस माइनस ए यानी 27 माइनस ए का मतलब यहाँ पर आपका 12 है। उसके बाद एस यानी 27 माइनस बी यानी यहाँ पर आपका 25, उसके बाद 27 माइनस सी यानी आपका जो होगा 17। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर आपका 27 हो जाएगा। अब 27 में से आपका कितना जाएगा, 27 में से 12 जाएगा तो यहाँ पर 15 आ जाएगा, गुणे 27 में से 25 जाएगा तो यहाँ पर आपका जो है 2 आ जाएगा, और 27 में से 17 जाएगा तो यहाँ पर आपका 10 आ जाएगा। अब इसे गुणनखंड के माध्यम से इसे तोड़ देंगे तो आपका यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 नवा आपका 27 हो जाएगा, और यहाँ पर 5 तियाँ आपका 15 हो जाएगा, उसके बाद 2 हो जाएगा, और 2 25 आपका जो यहाँ पर 10 हो जाएगा।
अब यहाँ पर जो है समांतर यहाँ पर कितना हो जाएगा, एक तो आपका 9 यहाँ से निकल जाएगा, 9 निकल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपका 5 निकल जाएगा। उसके बाद आपका यहाँ पर 2 निकल जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका 90 आ जाएगा। कितना 90 आ जाएगा। अब समांतर चतुर्भुज का जो है समांतर चतुर्भुज का क्या करेंगे, समांतर चतुर्भुज का यानी ए बी सी डी का यहाँ पर क्षेत्रफल निकाल लेंगे। क्षेत्रफल निकालेंगे तो आपका 2 गुणे आपका कितना होता है, यानी तो टोटल आपका बी सी डी। तो यहाँ पर कितना है, 2 गुणे हमारा आया कितना था, 90 आया था। ये हो जाएगा 180 मीटर स्क्वायर, 180 मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर डी आपका जो यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे कह रहा है यहाँ पर कि निम्नलिखित संख्याओं का माध्यिका आपको ज्ञात करना है। यहाँ पर देखिए माध्यिका ज्ञात करने के लिए सबसे पहले इनको हम जो है आरोही क्रम में लगा देंगे। किसमें, आरोही क्रम में लगा लेंगे। तो यहाँ पर आरोही क्रम में लगाएंगे तो आपका जाएगा 0 आ जाएगा। उसके बाद फिर आपका 0 आएगा। उसके बाद आपका 1 1, उसके बाद आपका 2 3 कितनी बार है, 3 आपका यहाँ पर 3 बार में है, 3 यहाँ 3 बार में है। फिर आपका 4 2 बार में है। उसके बाद आपका 5 कितनी बार में है, 5 आपका 2 बार में है, 5 आपका 2 बार में है। 6 आपका 1 बार में है। 7 यहाँ पर 2 बार में है। अब इसे हमने आरोही क्रम में कर लिया, यानी यहाँ पर विषम आपके पद कितने हैं, 15 हैं, यानी विषम है। तो विषम के लिए आपका एक सूत्र होता है n+1/2। तो यहाँ पर आपका कितना आ गया, तो यहाँ पर 15 + 1, उसके बाद आपका 2। तो यहाँ पर आपका जो जाएगा 15 1 16, यहाँ पर आपका 16/2, यहाँ पर आपका 8वां पद, 8वां पद आपका हो जाएगा। तो 8वां पद कौन सा हो जाएगा, देखिए 8वां पद आपका कौन सा होगा, तो आपका 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8वां पद यहाँ पर हमारा कितना आ गया, 8वां पद यहाँ पर 3 आ गया। अब 3 आ गया तो यहाँ पर हमारा जो हो जाएगा 3, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर जो है हमारा राइट हो जाएगा। माध्यिका कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं। कह रहा किन्हीं दी गई आंकड़ों के लिए यदि माध्य और बहुलक क्रमशः 42 और 60 हैं तो आपका प्रयोग सिद्ध संबंध का उपयोग करते हुए इन आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। 65 नंबर में। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन तो इधर है, चलिए इसी को सॉल्व कर लेते हैं। ये है, आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पर देखिए बहुलक बराबर हमारा होता क्या है, बहुलक बराबर हमारा होता है 3 माध्यिका माइनस 2 आपका माध्य। इसी पे हम रख देंगे, हमारा उत्तर आ जाएगा। तो बहुलक हमारा आपका कितना दे रखा है, बहुलक यहाँ पर 60 है। कितना है, बहुलक 60 है, माध्य हमारा 42 है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 60 बराबर 3 गुणे माध्यिका, 3 गुणे माध्यिका -2 गुणे माध्य हमारा यहाँ पर 42 है, 42 है। तो यहाँ पर 3 बराबर माध्यिका, इधर आपका हो जाएगा कितना, तो 60 इधर है और 42 दूनी हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पर 42 दूनी हमारा यहाँ पर हो जाएगा 84। तो यहाँ पर माध्यिका हमें ज्ञात करना है, माध्यिका हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। तो यहाँ पर 84 और 60 हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 144, 144 बटे का हमारा 3 हो जाएगा। अब इसे काटेंगे तो ये आपका कितनी बार में कट जाएगा, तो आपका 4 3 12 और आपका बचा कितना, उसके बाद 8, यानी 48 बार में आपको पूरा कट जाएगा। तो यहाँ पर जो है माध्यिका आपकी 48 है, कितनी, तो यहाँ पर 48 आपका होना चाहिए, 48 होना चाहिए। देखते हैं 48 है कहाँ पर ऑप्शन में, तो 48 यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका डी में है, यहाँ पर डी राइट होगा। कह रहा कि ए एल यू यानी ए एल यू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट कंप्यूटर के डैश का एक हिस्सा है। तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जो है ये आपका सीपीयू का एक भाग होता है। क्या होता है, ये सीपीयू का एक भाग होता है और ये आपका डाटा प्रोसेसिंग का वास्तविक काम एएलयू द्वारा किया जाता है और डाटा पर कंट्रोल यूनिट से निर्देश के अनुसार सभी प्रकार के गणितीय और तार्किक कार्य करता है। तो प्रोसेसर का ये आपका एक हिस्सा होता है। आगे कह रहा है कि सुपर कंप्यूटर परम जो आपका 8,000 का विमोचन किस वर्ष किया गया था। तो सुपर कंप्यूटर जो है परम जिसकी संगणक क्षमता और गति अत्यधिक तीव्र होती है और भारत में विकसित सुपर कंप्यूटर परम जो है आपकी 8,000 यहाँ पर सीडेक कंपनी द्वारा वर्ष 1991 में, कौन थी कंपनी थी,
एक सीडेक कंपनी थी, सीडेक कंपनी, ये आपको ध्यान रखना, सीडेक कंपनी थी और इसी द्वारा 1991 में इसका विमोचित किया गया था। सुपर कंप्यूटर को एनिमेटेड ग्राफिक्स और परमाणु अनुसंधान इत्यादि कार्यों के लिए इसे इस्तेमाल किया जाता है। आगे कह रहा है कि बाजार उन्मुख क्लाउड आर्टिकल्चर में क्लाउड कंप्यूटिंग सुविधा से डैश डैश आपके यहाँ पर लाभान्वित होंगे। तो ये जो आपके होंगे क्लाउड सेवा प्रदाता और क्लाउड उपयोगकर्ता और दलाल, ये सब हमारे यहाँ क्या होंगे, लाभान्वित होंगे। आगे देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी अनुपयोगी मशीन लर्निंग एल्गोरिदम है। तो एल्गोरिदम की बात करें, ये एक अनुपयोगी आपकी मशीन होती है, कौन सी, आपके क्लस्टरिंग, कौन सी, क्लस्टरिंग आपकी अनुपयोगी मशीनिंग लर्निंग एल्गोरिदम है। यह एल्गोरिदम डेटा सेट में बिना किसी लेबल के एक पैटर्न खोजने की कोशिश करता है। आगे यहीं पे कह रहा है कि STBR का शताब्दिक अर्थ क्या है, थोड़ा सा बड़ा कर दें। STBR का शताब्दिक यहाँ पर अर्थ क्या है, तो STBR देखिए S दे रखा है, उसके बाद T है, B है, उसके बाद R है। इसका जो आपका होता है सेगमेंट टेबल बेस रजिस्टर। तो क्या होता है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, सेगमेंट टेबल बेस रजिस्टर। यह क्या होता है, यह आपके एक स्थान की ओर इशारा करता है। सेगमेंट टेबल का एक प्रोग्राम द्वारा उपयोग किए जाने वाले सेगमेंट की संख्या को इंगित करता है। आगे फिर यही कह रहा है कि एक प्रकार के कंप्यूटिंग जो गणना, भंडारण और यहाँ तक कि एप्लीकेशन सेवा नेटवर्क के रूप में कार्य करता है। तो क्लाउडिंग कंप्यूटिंग क्या होता है, क्लाउडिंग कंप्यूटिंग एक प्रकार की कंप्यूटिंग होती है जो गणना, भंडारण और एप्लीकेशन सेवा नेटवर्क के रूप में कार्य करती है। और कह रहा है PGA, क्या कह रहा है कि आपका PGA ग्राफिक्स कार्ड का फुल फॉर्म क्या है। तो PGA ग्राफिक्स कार्ड का फुल फॉर्म है प्रोफेशनल ग्राफिक्स अर्रे। क्या है, प्रोफेशनल ग्राफिक्स अर्रे। यह क्या होता है, तो इसे IBM द्वारा क्या किया गया है, IBM द्वारा इसे जब बनाया गया है। इसके अंदर 3 एक दूसरे से जुड़े PCB होते हैं, या अपना प्रोसेसर और मेमोरी रखते हैं। आगे कह रहा है कि रोबोटिक्स के संदर्भ में पूमा क्या है, रोबोटिक्स के संदर्भ में पूमा क्या है। 73 में तो रोबोटिक्स के संदर्भ में पूमा का अर्थ आपका होता है प्रोग्रामेबल यूनिवर्सल मशीन असेंबली। तो यहाँ पर आपने सुना क्या मैंने बताया कि ये आपका प्रोग्रामेबल यूनिवर्सल मशीन फॉर असेंबली। यहाँ पर ऑप्शन नंबर प्रोग्रामेबल यूनिवर्सल मशीन फॉर असेंबली, यह एक आपका रोबोटिक भुजा यानी आर्म होती है। आगे कह रहा है कि आप 10 पेजों के सेट के केवल 2 पेज या 3 पेज को प्रिंट करने के लिए कैसे आगे बढ़ते हैं। 74 नंबर में, तो किसी भी स्पेशल पेज को प्रिंट करने के लिए प्रिंट डायलॉग में जाकर हम पेज को रेंज में नंबर डालकर किसी एक या वही पेज प्रिंट होगा जो नंबर डाला गया रहेगा। तो फॉर्मेट 2 या 3 या 1 2 आपका होता है यहाँ पर। पेज विथ रेंज आपका यहाँ पर 2 और 3। आगे यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछ रहा है, कह रहा है कि MS एक्सेल 2016 में ओपन डायलॉग बॉक्स खोलने हेतु शॉर्टकट कुंजी क्या है। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में ओपन डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए कंट्रोल+ आपका F12, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी कंट्रोल+ आपका F12 यहाँ पर दबाएंगे, यहाँ पर जो आपका उपयोग करते हैं। कह रहा है निम्न में से कौन सी MS वर्ड की आपके अंतर्निहित सुविधा नहीं है। तो यहाँ पर स्ट्रीमिंग इंटरनेट, कौन सी, आपके लाइव स्ट्रीम यानी स्ट्रीमिंग इंटरनेट से डेटा को सीधा उपयोगकर्ता के कंप्यूटर और फ़ोन स्क्रीन पर डाउनलोड करने की आवश्यकता के बिना संचारित की एक विधि है। जबकि स्पेशल चेक और यहाँ पर शब्दकोश और आपके अनुवाद, ये सभी MS वर्ड की आपके अंतर्निहित सुविधाएं हैं, लेकिन यहाँ पर लाइव स्ट्रीम आपका नहीं है। आगे बढ़ेंगे और क्या कह रहा है कि MS ऑफिस 2010 की एक्सेस वर्कबुक में डिफ़ॉल्ट तौर पर कितनी वर्कशीट्स आपके शामिल होती हैं। तो MS ऑफिस 2010 की एक्सेल वर्कबुक में डिफ़ॉल्ट के तौर पर 3 वर्कशीट आपके शामिल होती हैं और ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की एक सूट है जिसके द्वारा ऑफिस के सभी कार्य किए जाते हैं, जैसे पत्र का प्रारूप तैयार करना, गणना करना, प्रस्तुतिकरण करना। आगे कह रहा है कि तात्कालिक संदेशक प्रेषण डेस्क का उदाहरण है 78 नंबर में। तो ये जो आपके उदाहरण है हैग आउट के, किसके, हैग आउट तात्कालिक संदेशन प्रेषण का एक उदाहरण होता है। अब यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक इंटरनेट ब्राउज़र नहीं है।
तो यहाँ पर देखिए सफारी भी है, क्रोम भी है, आपका फायरबॉक्स भी है, लेकिन पांडा यहाँ पर ना, पांडा आपका इंटरनेट ब्राउज़र नहीं है, जबकि फायरबॉक्स, सफारी और आपके क्रोम इंटरनेट ब्राउज़र हैं। अब कह रहा है इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो यहाँ पर डॉस, देखिए डॉस भी है, डॉस आपका जो है, और आपका विंडोज़ भी है, लिनक्स भी है, और यहाँ पर ओरल क्या है, ओरेकल। ओरेकल एक आपका संबंध परवक डेटाबेस पर आधारित एक आपका, ये आपका सॉफ्टवेयर होता है। आगे यहाँ पर कह रहा है कि प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश में कितनी शहरी निकाय हैं। प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश में जो है आपके दृष्टि से देखेंगे तो आपके 18, अभी उत्तर प्रदेश में 18 मंडल हैं और 4 संभाग हैं। कितने? 4 आपके यहाँ पर संभाग हैं, 4 यहाँ पर, 1 मिनट। तो उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश में प्रशासनिक सुविधा की बात करें तो उत्तर प्रदेश में आपके 18 मंडल, कितने? 18 मंडल हैं और 4 आपके जो है यहाँ पर संभाग हैं, 4 संभाग हैं उत्तर प्रदेश में, और आपके 75 यहाँ पर ज़िले हैं, 75 ज़िले हैं यहाँ पर। और यहाँ पर 900, कितने? 915, कितने? 1 मिनट, 915 यहाँ पर क्या है? 915 यहाँ पर नगर निकाय हैं। क्या है यहाँ पर? नगर निकाय हैं, नगर निकाय यहाँ पर हैं। और यहाँ पर बात करें 825 आपके क्या पर, यहाँ पर 825 यहाँ पर विकास खंड हैं। कितने? विकास खंड हैं। और आपके 8135 आपके न्याय पंचायतें हैं, न्याय पंचायतें हैं। तो यहाँ पर आपका डी विकल्प यहाँ पर 915 यहाँ पर क्या हो जाएंगे, कितने शहरी निकाय हैं? तो 915 यहाँ पर हो जाएगा। आगे फिर कह रहे हैं पर कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसमें जनगणना 2021-11 के अनुसार न्यूनतम साक्षरता अंकित की गई है। तो 2011 के आंकड़े के अनुसार उत्तर प्रदेश की न्यूनतम साक्षरता 3 क्रमशः है, जिसमें आखिर बात करें सबसे पहले आपकी शराबस्ती है। शराबस्ती की बात करें तो 46 आपको यहाँ पर 74% है। शराबस्ती की बात करें तो पहले नंबर पे शराबस्ती है। और यहीं पर दूसरे नंबर की बात करें तो दूसरे नंबर की यहाँ पर बहराइच है। बहराइच के यहाँ पर 49 आपके कितना है, 49 यहाँ पर 4% है। और उसके बाद बात करें बलरामपुर की, उसके बाद आपका बलरामपुर है। फिर आगे कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा शहर मिलियन शहर नहीं है। तो यहाँ पर 83 नंबर में 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में 7 मिलियन शहर हैं। कितने? 7 मिलियन शहर हैं यहाँ पर, 7 मिलियन, 7 मिलियन आपके शहर हैं, 7 मिलियन शहर हैं। और मिलियन प्लस नगर हैं। जो अगर बात करें सबसे पहले तो आपका यहाँ पर 7, यहाँ पर 83 नंबर में तो आपका मुरादाबाद आपके यहाँ पर शामिल नहीं है। तो सबसे पहले आपका कानपुर है, लखनऊ है, कानपुर है, लखनऊ है, गाज़ियाबाद है, आगरा है, बनारसी है, मेरठ है और प्रयागराज है। मुरादाबाद नगर की संख्या जो है आपकी मिलियन में नहीं है। इसकी अगर बात करें 0.8 आपके यहाँ पर मिलियन है। तो यहाँ पर कल्प योजना आपकी किससे संबंधित है। तो कल्प योजना प्रारंभिक शिक्षा से जो वंचित छात्र हैं, इस योजना का मुख्य उद्देश्य विद्यालयों की समाज से जोड़कर उसमें अत्याधुनिक माहौल जो है, स्कूलों में राष्ट्रगान और सरस्वती वंदना का जो है गायन किया जाना है। आगे यहीं पे कह रहा है कि 85 नंबर में उत्तर प्रदेश में रेलवे पुलिस में कुल कितने अनुभाग हैं। तो उत्तर प्रदेश में रेलवे पुलिस में टोटल 6 अनुभाग है। कितने? टोटल 6 अनुभाग हैं। कौन कौन से? तो वर्तमान में बात करें तो एक तो आपका मुरादाबाद है। कौन सा है? यहाँ पर मुरादाबाद है। उसके बाद आपका लखनऊ है, लखनऊ के बाद आपका यहाँ पर गोरखपुर है, गोरखपुर के बाद आपका यहाँ पर आगरा है, आगरा है। उसके बाद आपका झांसी है, झांसी। ये आपके 6 हैं। कह रहा कि भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्था स्थित है। तो भारतीय चारागाह और चारा अनुसंधान से स्थित आपका कहाँ पर है? तो झांसी में आपका स्थित है। और उत्तर प्रदेश में कौन सी संस्था जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है? तो जो है यहाँ पर थारू जनजाति जो है दीपावली को आपकी शोक के रूप में मनाती है, क्योंकि इसे जो है इसी दिन इनके जो एक गुरु थे उनकी दिवाली के दिन ही मृत्यु हो गई थी, तभी से यह दिवाली को शोक के रूप में मनाते हैं, थारू जनजाति जो होती है। आगे फिर कह रहा है कि उर्दू शायरी जो फिराक गोरखपुरी के नाम से कौन यहाँ पर प्रसिद्ध हैं 88 नंबर में। तो यहाँ पर उर्दू शायरी में आपके फीका गोरखपुरी कौन है? फीका गोरखपुरी। यहाँ पर फीका गोरखपुरी, रघुपति सहाय, ये जो आपके हैं प्रसिद्ध हैं।
और आगे कह रहा है कि उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र निम्नलिखित में से किस स्थान पर अवस्थित है। उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र निम्नलिखित में से किस स्थान पर आपका अवस्थित है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है आपके पास। तो उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र प्रयागराज में स्थित है। कहाँ पर? प्रयागराज में स्थित है ये। और आगे कह रहा है इखलास, कौन सा? इखलास खान के रोजा मकबरा उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित किस जिले में आपका स्थित है। तो इखलास खान का रोजा यानी मकबरा उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में, कहाँ पर? बदायूं जिले में स्थित है। और नवाब इखलास खान के बेगम ने अपने शौहर की याद में मकबरे का निर्माण कराया था। कह रहा अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह जो आपका हुआ था 1780 और 81 का नेतृत्व राजा चेत सिंह ने किया था। किसने? राजा चेत सिंह ने किया था। आगे है आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे हाईवे की लंबाई आपकी लगभग कितनी है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे हवाई जो है हाईवे की लंबाई यहाँ पर कितनी है। यहाँ पर आगरा लखनऊ हाईवे की एक्सप्रेस की लंबाई आपकी 302 इतना 302 चल क्यों नहीं रहा है 302 यहाँ पर जो है 2 किलोमीटर यहाँ पर जो है आपका लंबा है। तो यहाँ पर सी विकल्प हम राइट करेंगे। और उत्तर प्रदेश किस शहर को सिरेमिक सिटी कहा जाता है। तो खुर्जा को, किसको? खुर्जा को। यहाँ पर डी विकल्प राइट होगा। खुर्जा भारत के उत्तर प्रदेश के राज्य बुलंदशहर जिले में स्थित है। खुर्जा को सिरेमिक सिटी के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर इलाहाबाद की बात करें, प्रयागराज की, तो इस प्राचीन नगर गंगा यमुना का संगम के लिए जाना जाता है। लखनऊ जो है नवाबों के शहरों के नाम से जाना जाता है। मुंबई यहाँ पर सपनों के शहर के नाम से जाना जाता है। आगे कह रहा कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में पीतल नगरी के नाम से भी जाना जाता है। तो पीतल नगरी के नाम से हम मुरादाबाद को जानते हैं। किसे? पीतल नगरी के नाम से हम मुरादाबाद को जानते हैं। और यहाँ पर प्रतापगढ़ को यहाँ पर आंवला हो जाएगा। बरेली फर्नीचर के उद्योग के लिए हो जाएगा। सहारनपुर कागज़ के उद्योग के लिए हो जाएगा। औद्योगिक विकास की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक आपका विकसित हुआ है। तो यहाँ पर जो अगर बात करें तो मध्य क्षेत्र, मध्य क्षेत्र में जो आपका व्यापक फसलों में अब मध्य क्षेत्र की बात करें 95 नंबर में, तो औद्योगिक विकास की दृष्टि उत्तर प्रदेश का जो आपका मध्य क्षेत्र है वो आपका बुंदेलखंड क्षेत्र है। ये औद्योगिक दृष्टि से आपका जो है सबसे पिछड़ा हुआ है। एक मिनट 95 नंबर है ना। तो यहाँ पर आपका पश्चिमी भाग हो जाएगा। कौन सा? उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का जो पश्चिमी क्षेत्र है वह आपका सर्वाधिक विकसित है। लेकिन यहाँ पर जो आपका जबकि बुंदेलखंड औद्योगिक क्षेत्र आपका सबसे पिछड़ा हुआ है। उत्तर प्रदेश में कौन सा नगर सुहाग नगरी के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर आपका 96 नंबर में तो आपका फिरोजाबाद हो जाएगा। फिरोजाबाद जिसे कांच की चूड़ियों के शहर के भी नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर सुहाग नगरी के नाम से भी जाना जाता है। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा युग आपके यहाँ पर सुमिलित नहीं है। तो मुरादाबाद आपका पीतल का काम होता है। मुरादाबाद यहाँ पर पीतल का काम होता है। प्रतापगढ़ जो आपका है कालीन के लिए नहीं होता है। यहाँ पर आपका आंवले के लिए, किसके लिए? यहाँ पर आंवले के लिए आपका जो है प्रतापगढ़ यहाँ पर आपका है। आंवले के लिए प्रतापगढ़ है। बरेली आपका जो है फर्नीचर के लिए है। सहारनपुर आपका कागज़ के लिए है। आगे यहीं पे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी फसल उत्तर प्रदेश में आमतौर पर व्यापक रूप से उगाई नहीं जाती है। तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश में व्यापक रूप से आपकी फसलों में गेहूँ, चावल, तिलहन, गन्ना, जौ और कपास उत्तर प्रदेश में आपका जो है नहीं उगाया जाता है। और उत्तर प्रदेश में प्रमुख रबी की फसलें कौन सी हैं 96 नंबर में। तो यहाँ पर रबी की फसल बुआई अक्टूबर और नवंबर में यहाँ पर की जाती है। यहाँ पर गेहूँ, चना, मटर और जौ। कह रहा है उत्तर प्रदेश का वाणिज्यिक उपज है। उत्तर प्रदेश का प्रमुख वाणिज्यिक उपज कौन सा है। तो यहाँ पर बात करेंगे आपका गन्ना। गन्ना जिसे नगदी फसल भी कहते हैं। ये यहाँ पर लगभग आपका 13% भाग पर जो है गन्ने की खेती की जाती है। तो यहाँ पर आज की क्लास समाप्त होती है। अगर चैनल पहली बार जुड़े थे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट करते हुए अपने छोटे भाई को ज़रूर सपोर्ट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।